नेतृत्व को शक्ति के प्रयोग से नहीं बल्कि नेतृत्व करने वालों में शक्ति की भावना को बढ़ाने की क्षमता से परिभाषित किया जाता है। नेता का सबसे जरूरी काम ज्यादा से ज्यादा नेता बनाना है। नेतृत्व की परिभाषा सिर्फ शक्ति के प्रयोग से नहीं होती, बल्कि इसे उन लोगों के अंदर शक्ति की भावना को बढ़ाने से परिभाषित किया जाता है जो वास्तव में नेतृत्व कर रहे हैं। असली नेता का उद्देश्य सिर्फ अपनी शक्ति का खेल खेलना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उसके अनुयायी भी उस शक्ति का अनुभव करें। एक नेता का सबसे महत्वपूर्ण काम अधिक से अधिक नेताओं को उत्पन्न करना है। सर्वश्रेष्ठ नेता जानता है कि कैसे अपने अनुयायियों को वास्तव में अपनी शक्ति का एहसास कराना है, न कि केवल अपनी शक्ति को स्वीकार करना है। सर्वश्रेष्ठ नेता वो होता है जो जानता है कि कैसे अपने अनुयायियों को अपनी शक्तियों का एहसास कराने के लिए प्रेरित करें। वह यह महसूस कराता है कि सभी को मिलकर किसी स्थिति पर नियंत्रण पाना है, न कि एक व्यक्ति के नियंत्रण का दावा करना। यहां शक्ति का अर्थ केवल सत्ता में नहीं, बल्कि एक सामूहिक शक्ति में परिवर्तन करना है। इस दृष्टिकोण से बाध्यकारी शक्ति एक अभिशाप बन जाती है, जबकि सहक्रियात्मक शक्ति मानवता के लिए उन्नति और संवर्धन का मार्ग बनाती है। हमारी हमेशा यही समस्या रही है कि लोगों पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। यह नहीं, बल्कि समस्या यह है कि हम सब मिलकर किसी स्थिति पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। एक सफल नेता वो होता है जो संभावनाओं की एक और तस्वीर देखता है। वह चीजों को ऐसे देखता है जिनका अभी अस्तित्व नहीं है, और अपने सहकर्मियों को दिखाना चाहता है कि उनका उद्देश्य एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ नेता अनुयायी नहीं, बल्कि साथ काम करने वाले साथी होते हैं। इस प्रकार वे सभी एक अदृश्य नेता की तरह कार्य करते हैं जो सामान्य उद्देश्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। वास्तविक शक्ति का अर्थ आमतौर पर सत्ता रूपी शक्ति पाना, किसी व्यक्ति या समूह की किसी अन्य व्यक्ति या समूह पर शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है, वरन अपने समूह में नेतृत्व विकसित करना महत्वपूर्ण है। बाध्यकारी शक्ति तो इस ब्रह्मांड का अभिशाप है। सह अस्तित्व से प्राप्त सहक्रियात्मक शक्ति प्रत्येक मानव आत्मा का संवर्धन और उन्नति है। सफलता के लिए राजनीतिक, औद्योगिक, धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतभेदों को नजरअंदाज करना सबसे घातक गलती होती है। मतभेद शक्ति में परिवर्तन लाते हैं और विभेदक समाज को बढ़ावा देते हैं। हमें एकरूपता का नहीं, बल्कि एकता का लक्ष्य रखना चाहिए, और इसे विविधता के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। यहां अंतिम लक्ष्य यह है कि भिन्नता का डर जीवन का डर नहीं होना चाहिए। सबसे सफल नेता वह होता है जो एक और तस्वीर देखता है जो अभी तक साकार नहीं हुई है। वह उन चीजों को देखता है जो अभी तक नहीं है। सबसे बढ़कर उसे अपने सहकर्मियों को यह दिखाना चाहिए कि यह उसका उद्देश्य नहीं है जिसे हासिल किया जाना है, बल्कि एक सामान्य उद्देश्य है जो समूह की इच्छाओं और गतिविधियों से पैदा होता है। सर्वश्रेष्ठ नेता लोगों से अपनी सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि साझा उद्देश्य की मांग करता है। सर्वश्रेष्ठ नेता के अनुयायी नहीं होते, बल्कि उसके साथ काम करने वाले पुरुष और महिलाएं होती हैं। नेता और अनुयायी दोनों अदृश्य नेता सामान्य उद्देश्य का अनुसरण कर रहे हैं। मतभेदों की अनदेखी करना राजनीति या उद्योग या अंतर्राष्ट्रीय जीवन में सबसे घातक गलती है। प्रत्येक मतभेद, जिसे एक बड़ी अवधारणा के रूप में देखा जाता है, वह समाज को पोषित करता है और समृद्ध करता है। प्रत्येक मतभेद जिसे नजरअंदाज किया जाता है, वह समाज को पोषित करता है और अंततः उसे भ्रष्ट कर देता है। एकरूपता नहीं, एकता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम विविधता के माध्यम से ही एकता प्राप्त कर सकते हैं। मतभेदों को एकीकृत किया जाना चाहिए, नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, अवशोषित नहीं किया जाना चाहिए। भिन्नता का डर जीवन का डर है। भीड़ में हम एकता रखते हैं, समूह में सामंजस्य। हम एक स्वर चाहते हैं लेकिन एक सुर नहीं। यही समूह का रहस्य है। समाज के सामंजस्य और विकास के लिए मतभेदों से निपटने के 3 तरीके हैं: प्रभुत्व, समझौता और एकीकरण। प्रभुत्व से केवल एक पक्ष को वह मिलता है जो वह चाहता है। समझौते से किसी भी पक्ष को वह नहीं मिलता जो वह चाहता है। एकीकरण से हम एक ऐसा तरीका खोजते हैं जिससे दोनों पक्ष वह पा सकते हैं जो वे चाहते हैं। एकीकरण में
हम दोनों पक्षों के लिए एक साझा समाधान खोज सकते हैं जो लोकतंत्र का असली सार है। लोकतंत्र क्रूर संख्या नहीं है, यह सच्चे व्यक्तियों का वास्तविक संघ है। लोकतंत्र का सार सृजन है। लोकतंत्र की तकनीक समूह संगठन है। हमने शांति को निष्क्रिय और युद्ध को सक्रिय जीवन जीने का तरीका माना है। यह बिल्कुल विपरीत है। युद्ध सबसे कठिन जीवन नहीं है, यह हमारे मतभेदों को सुलझाने के कार्य की तुलना में एक तरह का आराम है। युद्ध से शांति तक का मतलब कठिन से आसान अस्तित्व की ओर जाना नहीं है। यह व्यर्थ से प्रभावी, स्थिर से सक्रिय, विनाशकारी से रचनात्मक जीवन जीने का तरीका है। दुनिया का पुनरुद्धार उन लोगों द्वारा किया जाएगा जो इन निष्क्रिय तरीकों से ऊपर उठेंगे और वीरतापूर्वक, चाहे कितनी भी कठिनाई से, चाहे कितनी भी मेहनत से, उन तरीकों की तलाश करेंगे जिनसे अधिकांश लोग सहमत हो सकें। लोकतंत्र केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि यह सच्चे व्यक्तियों के बीच का एक जीवंत संघ है जिसमें हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि शांति केवल निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह उन कार्यों के सक्रिय प्रयास का परिणाम है जो हमारे मतभेदों को सुलझाते हैं। शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी चुनौतियों का सामना करना होगा। प्रश्न: मैरी पार्कर फोलेट के प्रबंधन सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा क्या है? उत्तर: मैरी पार्कर फोलेट का प्रबंधन सिद्धांत, मैनेजमेंट थ्योरी, संगठनात्मक व्यवहार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक शक्ति केंद्रित प्रबंधन शैलियों के विपरीत है, जहां बातचीत का आधार पावर के बजाय सहयोग पर केंद्रित होता है। फोलेट का मानना है कि जब सभी सदस्य अपनी आवाज को साझा करते हैं, तब संगठन की दक्षता और उत्पादन में वृद्धि होती है। उनकी केंद्रीय अवधारणा लोगों पर शक्ति, पावर ओवर के बजाय लोगों की शक्ति के साथ पावर विद का महत्व है, जो लोगों और संगठन के बीच सहयोग और एकीकरण पर जोर देती है। प्रश्न: संघर्ष समाधान पर चर्चा करते समय, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर चर्चा करते समय फोलेट एकीकरण, इंटीग्रेशन को कैसे परिभाषित करते हैं? उत्तर: एकीकरण का अर्थ है संघर्ष का समाधान खोजना, जहां दोनों पक्षों की जरूरतों को संबोधित किया जाता है और उन्हें शामिल किया जाता है, न कि केवल एक पक्ष से समझौता करने या उस पर हावी होने पर बल दिया जाता है। किसी भी संगठन में संघर्ष स्वाभाविक है और फोलेट इसे केवल नकारात्मक स्थिति नहीं मानते। इसके बजाय उन्होंने एकीकरण को संघर्ष समाधान का एक सकारात्मक रूप बताया, जहां सभी पक्षों की जरूरतों का सम्मान किया जाता है। जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी को शामिल किया जाता है, तब संबंध मजबूत होते हैं और बेहतर परिणाम मिलते हैं। प्रश्न: फोलेट ने किन 3 प्राथमिक तरीकों का वर्णन किया है कि लोग आमतौर पर संघर्ष से कैसे निपटते हैं? उत्तर: फोलेट ने संघर्ष प्रबंधन के लिए 3 प्रमुख तरीकों का उल्लेख किया। लोग आमतौर पर 3 प्राथमिक तरीकों से संघर्ष से निपटते हैं। प्रभुत्व या डोमिनेशन: यहां प्रभुत्व से एक पक्ष अपने विचार को दूसरे पक्ष पर थोपता है। इसमें एक पक्ष अपनी इच्छा को दबाने पर मजबूर हो जाता है। समझौता या कॉम्प्रोमाइज: इसमें प्रत्येक पक्ष कुछ न कुछ त्याग करता है। समझौते में दोनों पक्ष कुछ त्यागते हैं। और एकीकरण या इंटीग्रेशन: इसमें ऐसा समाधान खोजा जाता है जिसमें दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान खोजते हैं। वहीं एकीकरण का लक्ष्य आपसी लाभकारी समाधान खोजना है। यह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देता है। प्रश्न: फोलेट के प्रबंधन दर्शन में चक्रीय प्रतिक्रिया, सर्कुलर रिस्पॉन्स, क्या भूमिका निभाती है? उत्तर: चक्रीय प्रतिक्रिया संगठन के विभिन्न स्तरों के बीच निरंतर प्रतिक्रिया और संचार के महत्व पर जोर देती है, जहां सभी पक्षों के इनपुट को महत्व दिया जाता है। फोलेट चक्रीय प्रतिक्रिया के माध्यम से लगातार संवाद और सहयोग पर भी जोर देती हैं, जिससे सभी स्तरों पर विचार विमर्श का लाभ मिलता है। उत्तर: उनका मानना है कि नेताओं को टीम के सभी सदस्यों की भागीदारी और सहयोग, पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन को प्रोत्साहित करते हुए स्वयं निर्णय लेने के बजाय सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। फोलेट के नेतृत्व के दृष्टिकोण में नेताओं को केवल निर्णय लेने वाले के बजाय एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी चाहिए। यह दृष्टिकोण टीम के सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिससे संगठन में एक सामूहिक भावना विकसित होती है। प्रश्न: फोलेट के काम में समूह नेटवर्क का क्या महत्व है? उत्तर:
एक समूह नेटवर्क एक सहयोगी संरचना है जहां एक संगठन के भीतर व्यक्ति अपने अद्वितीय कौशल और दृष्टिकोण का लाभ उठाते हुए साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करते हैं। समूह नेटवर्क का महत्व तब और बढ़ जाता है जब वे विभिन्न कौशल और दृष्टिकोणों को शामिल करते हैं जो संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। प्रश्न, फोलेट के प्रबंधन सिद्धांतों की कुछ आलोचनाएं क्या हैं? उत्तर, कुछ आलोचकों का तर्क है कि उनके विचार बहुत आदर्शवादी हैं और जटिल संगठनात्मक संरचनाओं में लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से संघर्ष की स्थितियों में वास्तविक एकीकरण प्राप्त करने के संबंध में। इसलिए फोलेट के विचारों की आलोचना भी की गई है। कुछ का मानना है कि उनकी अवधारणाएं अधिक आदर्शवादी हैं और जटिल संगठनों में लागू करना कठिन हो सकता है। उनके विचारों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उनके सामाजिक और औद्योगिक परिवर्तनों के संदर्भ में देखा जाए। प्रश्न, किस ऐतिहासिक संदर्भ ने प्रबंधन पर फोलेट की सोच को प्रभावित किया? उत्तर, फोलेट महत्वपूर्ण सामाजिक और औद्योगिक परिवर्तन के समय में लिख रहे थे जिसने संभवतः कार्यस्थल में कार्यकर्ता की भागीदारी और सहयोग पर उनके ध्यान में योगदान दिया। प्रश्न, स्थिति के कानून की फोलेट की अवधारणा निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करती है? उत्तर, स्थिति का नियम का अर्थ है कि कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका कठोर नियमों या पदानुक्रमों के बजाय स्थिति की विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। फोलेट की स्थिति का नियम निर्णय लेने की हमारी प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जहां परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका निर्धारित किया जाता है। उनके सिद्धांत संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में स्थायी विरासत छोड़ते हैं, जो सहभागी नेतृत्व और सहयोग की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्न, प्रबंधन सिद्धांत में मैरी पार्कर फोलेट के योगदान की स्थायी विरासत क्या है? उत्तर, फोलेट को संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है, विशेष रूप से सहभागी नेतृत्व, सहयोग और संघर्ष को रचनात्मक रूप से संबोधित करने के महत्व पर उनके जोर के लिए।